दिल्ली की मोदी और शाह की राजनीतिक जोड़ी क्या वाकई डरी हुई है और ऐसे विपरीत समय में जब घिर चुकी है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए एक ऐसा बिल ले आने जा रही है जिससे माना जा रहा है कि या तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी या अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जैसे एक तरफ बिहार में वोट चोरी की मामले को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ले उड़ा, जनता के बीच पहुंच गया और गजब का रिस्पांस मिलने लगा। हेडलाइन मैनेज कैसे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयुक्त ने मामला बनने की बजाय और बिगड़ गया। सीएसडीएस के संजय कुमार से ट्वीट डिलीट करवाया गया। बाद में संजय कुमार कह रहे हैं गलत कैलकुलेशन कर लिया था और उसको आधार बना करके बीजेपी कोशिश कर रही थी कि पूरे वोट चोरी के मामले को ही फ्रॉड घोषित कर दे। कामयाब नहीं हो पाई। अब पूरे एक मानसून सत्र में एक काम ढंग का नहीं हुआ। पहलगाम और सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को छोड़ दें तो रोज हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। सरकार ने एसआईआर पर चर्चा तक नहीं कराई और बहुत रणनीतिक तरीके से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, उपसभापति अपना मैसेज तो दे लेते हैं माइक ऑन करके कि देखो जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष दोषी है, विपक्ष गुनहगार है, सरकार कितनी अच्छी है। और लेकिन बाकी सारे लोगों को चर्चा ही नहीं होने दे रही, माइक बंद हो रहा है, कोई मतलब नहीं। ऐसे वक्त में हेडलाइन बदली कैसे जाए? गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसा बिल ले आ रहे हैं जिस बिल के आधार पर अब ऐसा लगता है कि या तो भीतर भाजपा का झगड़ा बहुत बढ़ गया या किसी भी क्षेत्रीय दल में, किसी भी भाजपा की क्षेत्रीय इकाई में, किसी भी विरोधी पार्टी में कोई भी नेता चूं चां भी करेगा तो आरोप लगाओ, सजा दिलवाओ, जेल में डालो और उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर दो। इस बिल के बारे में विस्तार से बात करेंगे और हम ये समझाएंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि डरे हुए मोदी और शाह अब ऐसा लग रहा है कि अपने तुरुप से आखिरी पत्तों को चल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 बिल पेश करने वाले हैं जिसमें से आरोप लगा तो पीएम, सीएम और मंत्रियों की कुर्सी चली जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इस बिल के हिसाब से यह प्रावधान किया है कि अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर मामलों में, अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। यह बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इन तीनों बिलों को पेश भी करेंगे लेकिन माना यह जा रहा है कि वो जेपीसी को भेज दिए जाएंगे, पास अभी नहीं हो पाएंगे। कई नेताओं के भी मैं विपक्ष के बयान भी सुनवाऊंगा जिनका यह संदेह है कि ऐसा लगता है कि एक साथ मोदी और शाह की जोड़ी, जिसमें से कई जगह चर्चा ये हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लेकर देश में जब घिरते चले जा रहे हैं तो हो सकता है वो अपनी आने वाली कुर्सी राष्ट्रपति की सिक्योर कर ले, क्योंकि राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनके ऊपर जो मुकदमे चलने हैं वो मुकदमे चलेंगे नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मोदी जी पर मुकदमे? जी हां साहब, इतने काम हुए हैं, इतने निर्णय लिए गए हैं कि जब वो कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो इतने मुकदमे चल सकते हैं जिसमें उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। तो मोदी जी की कोशिश रहेगी कि वो राष्ट्रपति बन जाए, तो 15 साल कोई प्रधानमंत्री रह ले, फिर राष्ट्रपति हो तो वो बच जाएगा। फिर दूसरी कुर्सी पर कौन आएगा? फिर वो अमित शाह होंगे। इसलिए बिल को अमित शाह ले आ रहे हैं। अमित शाह अपनी ताकत दिखा रहे हैं, भाजपा के भीतर के लोगों को भी और भाजपा के गठबंधन के लोगों को भी और भाजपा के बाहर के लोगों को भी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा आपको सबूत के साथ समझाता हूं। पिछले दिनों दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, बाद में बाहर आए, लेकिन जब तक वो जेल में रहे मुख्यमंत्री बने रहे, बाद में बाहर है। आज दिल्ली के किसी नागरिक से पूछिए, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ जिन शराब नीति पर जितने दुकानें खुली थी, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, वो सारी दुकानें बाद में बंद हुई, फिर खुल गई हैं। सोमनाथ भारती का मामला तो आइडियल है।
सोमनाथ भारती को पहले मुकदमे के भी दौरान अंदर किया गया, बाद में सीबीआई ने मुकदमा को बंद करवा दिया और आज सोमनाथ भारती बाहर है, लगभग 4-5 साल जेल में रहे। अब लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तोड़कर अलग होने का आम आदमी पार्टी ने जैसे ऐलान किया, सोमनाथ भारती बाहर हो गए, जेल से बाहर। तो ऐसा जिस देश में होता हो कि प्रायोजित तरीके से आरोप लगवाए जाते हों, झूठे मुकदमे लगवाए जाते हों और उसके बाद उन मुकदमों में किसी को जेल भिजवा दिया जाए। अब हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट की तरह होता नहीं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन पे इतने गंभीर धाराओं में मुकदमे थे कि उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, सारे मुकदमे वापस ले लिए। कहीं गृह मंत्री अमित शाह ये इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि आप भी समझ लो मुकदमा कभी भी खुलवाया जा सकता है और फिर जेल में डाला जा सकता है। जैसे आजमगढ़ के एक नेता है रमाकांत यादव, जिनका पुराना मुकदमा खोल करके वापस उनको जेल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार तो जाने कितने लोगों के साथ ऐसा कर रही है, पुराने मुकदमे खोल करके सबको जेल में डाल रही। अच्छा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात कर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें, कौशल विकास घोटाला, IRR घोटाला, अडानी से संबंधित अमेरिकी चार्जशीट वाला मामला, इतने मामले तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी हैं और चंद्रबाबू नायडू कई और गंभीर मामलों में घिरे हुए हैं, जेल भी जा चुके हैं। आज कई मामलों में बरी हो गए, कई बने हुए हैं। इशारा कहीं चंद्रबाबू नायडू की तरफ भी नहीं है कि हुजूर देखते रहना। नीतीश कुमार की बात कर लें, नीतीश कुमार के ऊपर कई ऐसे गंभीर मामले लगे हैं जिनको पलटाने के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सृजन घोटाला। अब क्या है सृजन घोटाला में, कैसे है, किसी को पता नहीं, लेकिन एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार तो वैसे भी राजनीतिक रूप से अचेतावस्था में जा चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्व शर्मा, जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको क्या अमित शाह की तरफ से यह पैगाम जा रहा है कि भाई ये जो बिल है लागू किसी पर हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। कितने संगीन आरोप डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर थे। फिर आ जाइए ओम प्रकाश राजभर, फिर आ जाइए संजय निषाद। किसी को भी किसी भी मामले में 30 दिन बस जेल में रखना होगा, 31वें दिन पद खत्म, गई कुर्सी। यह सब मामला। दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल का कोई भी नेता हो, क्षेत्रीय दलों को तो बड़े आसानी से चुटकी बजा करके इनको अंदर किया जा सकता है। इस बिल को इस समय ले आने का मकसद क्या है संविधान संशोधन। इतना जल्दी आसानी से होगा नहीं, मौजूदा परिस्थितियां कुछ और कह रही हैं। ऐसे वक्त में गृह मंत्री अमित शाह ये बिल ले आने वाले हैं और अगर ये बिल जेपीसी को भी जाता है तो इशारा तो समझ में आ रहा है कि हड़बड़ी ऐसी। लेकिन इस बिल का इस्तेमाल कल को कोई और करने लगे तो बीजेपी का क्या होगा। फिलहाल तो बीजेपी अपने घर के भीतर अमित शाह भी मैसेज देंगे और क्षेत्रीय दलों को मैसेज देंगे, कुछ भी कर लेंगे, देखना ध्यान से। और वहीं दूसरी तरफ अगर बदला कुछ माहौल तो इसका नुकसान क्या बीजेपी को होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं। तमाम विपक्षी दलों का बयान आ रहा है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जो कहा है जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज़ बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह के मामले ला करके आप साबित क्या करना चाहते हैं और कहां ले जाना चाहते हैं। सुनिए प्रियंका गांधी को। It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted,
and then he ceases to be chief minister. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. इस मामले की पेचीदगी को बहुत बारीकी से खोलते हुए प्रोफेसर मनोज झा जो आरजेडी के हैं, उन्होंने जो बात कही है उसको आपको गौर से सुनना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद, तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना है। प्रोफेसर मनोज झा को सुनते हुए आखिरी में आपको समझ में आया होगा कि अपने ही कैबिनेट के कुछ लोगों को ये मैसेज तो नहीं दिया जा रहा है, हिसाब से रहना, ढंग से रहना। क्या क्या हो सकता है? असउद्दीन ओवैसी सांसद हैं और उन्होंने भी इसकी बारीकी को, इसके खतरे को, इससे आने वाले भविष्य में क्या क्या नुकसान हो सकता है, तमाम बारीकी चीजों को एक एक करके सिलसिलेवार आपके सामने रखा। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। महुआ मोइत्रा ने तो ट्वीट करके भी लिखा कि संविधान बदलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इतने आतुर हैं, बिल पे बिल लिए जा रहे हैं। 240 सीटें हैं तब तो यह हाल है, और 400 पार हो गई होती तो क्या होता। संविधान को ये लोग भीतर से कमजोर करना चाहते हैं, सारी पावर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। जिस देश में ईडी का कन्विक्शन रेट, जिस देश में सीबीआई का दुरुपयोग, जिस देश में पुलिस का दुरुपयोग अब आम बात बनती चली जा रही हो। उत्तर प्रदेश तो मॉडल स्टेट बन गया। झूठे मुकदमे लगाना, उन मुकदमों में जेल में डालना, और अब अगर यह कानून लागू हो गया, संविधान संशोधन हो गया, तो जेल में जाते ही राजनीतिक करियर खत्म हो जाना। अब कल्पना करिए, नीतीश कुमार का करियर खत्म किया जा सकता है, चंद्रबाबू नायडू का खत्म किया जा सकता है, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर एकनाथ शिंदे तक का, सबका करियर मिनटों में खत्म किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल का करियर ही खत्म किया जा सकता है। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया था, अब उनका भी तो करियर खत्म हो जाएगा, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्षी दलों के साथ तो और बड़ा काम किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो आरोप लगाओ, जेल में डालो, करियर खत्म करो, इस दिशा में अगर ले जा रही है देश को, तो इसका भारतीय संविधान के लिहाज से कितना बड़ा खतरा मंडरा सकता है। अब सदन चल नहीं रहा, विपक्ष रोज हंगामा कर रहा, SIR पर देश में वोट चोरी का मुद्दा घर घर बहस का मुद्दा बन गया, उस पर आप चर्चा नहीं करा रहे हो, और आप एक नया कानून ऐसा ले आ रहे हो जिसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा होगा।
कोई भी विपक्ष का नेता ये नहीं कहेगा कि अपराधियों को बचाने के लिए कोई इस बिल का विरोध करेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस किए। अब आप बताइए कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया? केशव मौर्य पर मुकदमे हैं कि नहीं है? चंद्रबाबू नायडू पर मुकदमे हैं कि नहीं है? हेमंता बिश्व शर्मा पर मुकदमे हैं कि नहीं है? कौन अपराधी है कौन नहीं है, जरा सोचिएगा। और खुद गृह मंत्री अमित शाह पर तड़ी पार वाला मामला सोशल मीडिया पे लोग बार बार क्यों लिखते हैं? क्या होता है? पहले आरोप, बाद में बरी तो बहुत लोग हो गए, और जो नहीं बरी हो पाया वो मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ अपना मुकदमा वापस ले ले। ऐसे कानून अगर संविधान को भीतर से खोखला करेंगे तो जरा इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तुम समझना सबसे ज्यादा दुरुपयोग तुम्हारे नेताओं के साथ, तुम्हारे समाज के बोलने वालों के साथ होगा। जेल में डालना किसी के लिए आसान है। जेल में उमर खालिद भी है, जेल में खालिद सैफी भी है, चार्जशीट नहीं हो पा रही, जेल में प्रोफेसर हनी बाबू भी है, जेल में बहुत सारे लोग हैं, पत्रकारों को जेल में डाला गया। अब नेताओं का तो करियर ही खत्म करने की दिशा में यह बिल लाया जा रहा। क्या हेडलाइन इससे बदल जाएगी? क्या देश में सबसे जरूरी मुद्दा यही बिल था? क्या एसआईआर से लेकर वोट चोरी पर सदन में बहस नहीं होनी चाहिए थी? उस बीच में 240 सीटों वाली बीजेपी संविधान संशोधन करके देश को किस दिशा में लेना चाहती है? और क्या इससे मुद्दों को भटकाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? अपनी टिप्पणी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नागरिक आप हैं, इन तमाम चीजों का रिश्ता सीधे आपसे जुड़ता है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस तरह के मुद्दों को आपके बीच में लाता रहूं। और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर ये जरूरी लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सजग रहे, नागरिक बने, आंख कान खुला रहे, ताकि लोकतंत्र की हिफाजत और संविधान की हिफाजत कर सके। जिंदा नागरिक ही संविधान बचा सकता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।